students to our video lecture series, and today we will discuss yet another chapter from your economics. This is people as resource. ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या दिया है और ये एक बेस है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको समझेंगे कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं इसको हम एक रिसोर्स कैसे मानते हैं. ठीक है, तो 10th में ये हमें इकोनॉमिक्स समझने में और आसानी हो जाएगी. ठीक है, देखो रिसोर्स का मतलब पता है तुम्हें. रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन. ठीक है, एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट दैट फुलफिल्स आवर नीड. हमारा जो बेसिक जरूरत है जो पूरी करती है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सूरज हो गया. ठीक है, ये सब क्या है? हमारे जितने मिनरल्स है ये सब क्या है? रिसोर्सेस है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है ये भी रिसोर्स है. जो ह्यूमन है, ठीक है, ये भी रिसोर्स है. ठीक है, लेकिन ये किस तरह से रिसोर्स? जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है, तो आप लोग क्या हो? आप हमारे देश के भविष्य हो. तो अच्छे पढ़ोगे, स्वस्थ रहोगे. ठीक है, तो पढ़ लिख के कुछ नौकरी करोगे, अच्छा नौकरी करोगे, तो तुम लोग क्या बन जाओगे? तो तुम लोग क्या है? एक रिसोर्स हो. ठीक है, मतलब तुमसे भी कुछ हमें कुछ फायदा मिल सकता है देश को. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स. जिस चीज से कुछ फायदा मिलता है, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. तो ह्यूमन बींग्स भी एक रिसोर्स का काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दो वर्ड देखने को मिलेगा. एक है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, और दूसरा है ह्यूमन कैपिटल. देखो, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन. रिसोर्स का मतलब संसाधन. ये हो गया मानव संसाधन. और ये हो गया ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है मानव पूंजी. कैपिटल मतलब क्या होता है? वेल्थ होता है. ठीक है, तो मान लो ये ह्यूमन रिसोर्स है. इनको अगर हम अच्छी एजुकेशन देंगे, ठीक है, ठीक है, उनको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा. ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ अगर हम ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करते हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो हमें इनकम आ सकता है. जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलता है, ठीक है, वो अच्छा पढ़ लिख लेता है और वो स्वस्थ है, तो क्या करेगा? वो किसी कंपनी में या फिर कहीं भी नौकरी करेगा इंडिया में. तो उसमें क्या होता है? वेल्थ जनरेट होगा. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम ह्यूमन बींग्स को अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करेंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स जो है ह्यूमन कैपिटल में बदलेगा. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का भी डेफिनेशन यही है जो बुक में दिया है. अभी मैं बताता हूं. जिन लोगों के पास कुछ स्किल्स होता है और नॉलेज होता है कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए, उन सभी लोगों को ग्रुप को ह्यूमन कैपिटल कहकर रेफर किया जाता है. देखो, पीपुल विथ स्किल्स एंड नॉलेज हु कैन डू सम प्रोडक्टिव वर्क. ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क का मतलब होता है कुछ ऐसा काम जिससे कि मतलब खुद का भी भला हो और देश का भी भला. कुछ प्रोडक्टिव काम होना चाहिए. ठीक है, घर में बैठ के टीवी देखना वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता है. ठीक है, तो पीपुल विथ स्किल्स एंड नॉलेज हु कैन डू सम प्रोडक्टिव वर्क बाय यूजिंग देम. को क्या यूज करना है? उनका स्किल और नॉलेज को यूज करके आर ऑल्सो रेफर्ड एज ह्यूमन कैपिटल. तो ये तुम्हारा डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी है. यही ये डेफिनेशन, और ये तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल के लिए भी है. ये ह्यूमन कैपिटल जो है सबसे मेन फैक्टर होता है प्रोडक्शन में. ठीक है, और ये ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने के लिए मेनली हमें दो चीज की जरूरत है. वो क्या है? एजुकेशन और हेल्थ. ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ. ठीक है, ठीक है, तो हेल्थ और एजुकेशन को हम अभी विस्तार से जानेंगे. तो उससे पहले हमें एक और चीज जानना होगा, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. मतलब ऐसा काम जिससे हमें इनकम मिले. ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है जैसे एक देश में जितने सारे लोग काम करते हैं वो सबका इनकम को अगर हम मिला देते हैं, कहीं भी, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, या कुछ भी हो, सबका इनकम मिला दो, वो हो गया तुम्हारा नेशनल इनकम. ठीक है, तो ऐसा काम जिससे कि ऐसा एक्टिविटीज का मतलब होता है काम. इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक. ऐसा काम जिससे पैसा मिलता है.
ठीक है, आर दोज एक्टिविटीज व्हिच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब जिससे जैसा भी काम हो जिससे हमें पैसा मिले उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ब्रॉडली हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया प्राइमरी, इसको या भी बोल सकते हैं 3 सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो 3 तरह से काम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। तो प्राइमरी सेक्टर में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब क्या है प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ठीक है, जिससे हमें पैसा मिले उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में हमें ये सब देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। और सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कौन से सेक्टर में आते हैं, सेकेंडरी। टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड। जैसे तुम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, देखो जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है तुम्हें कुछ, उसको हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर भी हम कह सकते हैं। जैसे तुम्हारा स्कूल में तुम्हें एजुकेशन मिलता है तो एक सर्विस प्रोवाइड होता है। ठीक है, हॉस्पिटल में हेल्थ केयर मिलता है तो सर्विस प्रोवाइड होता है। टूरिज्म सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है, ट्रेड। तुम किसी दुकान में जाओगे, कोई तुम्हें सामान पहुंचाता है घर में, ये सब क्या है तुम्हारा सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, तो 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तुम्हारा ये टर्शियरी सेक्टर में तुम्हारा ये जो आईटी कंपनीज वगैरह भी आता है ना, आईटी कंपनीज, जैसे तुम्हारा टेलीकॉम। ठीक है, तुम्हें मोबाइल में सर्विस मिलता है, जियो का जो मिलता है रिचार्ज, तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सब जो है ये सब तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो नेक्स्ट जो हमें देखना है इस चैप्टर में वो है मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, मार्केट एक्टिविटीज का मतलब समझना जिससे हमें कुछ इनकम मिले। नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो होता है जो हमारे सेल्फ कंजम्पशन के लिए या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है एड्स वैल्यू टू द नेशनल इनकम। मतलब ऐसा एक्टिविटीज जिससे हमारे नेशनल इनकम में कुछ वैल्यू एड हो। ठीक है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज डू नॉट एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये भी काम होता है, ठीक है, ये भी काम हो रहा है, लेकिन कोई वैल्यू एड नहीं हो रहा है, कोई इनकम नहीं मिलता है। जैसे जो मार्केट एक्टिविटीज है ये मेनली इट इज डन फॉर प्रॉफिट एंड सैलरी। ठीक है, प्रॉफिट और सैलरी। जैसे बिजनेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट चाहिए, नौकरी करेंगे तो हमें सैलरी चाहिए। ठीक है, इसलिए होता है ये मार्केट एक्टिविटीज। लेकिन जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज होता है डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एंड इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलता है, कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, फार्मिंग हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, बिजनेस हो गया, या फिर तुम कोई पेट्रोल पंप खोल के बैठ जाओ, ये सब क्या है तुम्हारा मार्केट एक्टिविटीज में काउंट होगा। ठीक है, तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। देखो नॉन मार्केट एक्टिविटीज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हाउसवाइफ। ठीक है, तो हमारे घर में जो हमारी मम्मी वगैरह होती है वो इतना काम करती है लेकिन वो कोई पैसा नहीं लेती। ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटीज भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन वो किस लिए करती है, ताकि वो अपने सेल्फ कंजम्पशन या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अगर यही काम किसी हम नौकरानी से, काम वाली बाई से कराएंगे तो बहुत पैसा ले लेगी। ठीक है, तो ये भी तो काम हो रहा है लेकिन इसके लिए कोई इनकम नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, देखो बच्चों इस चैप्टर का जो है मैं तुमको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ पहले। ठीक है, और डीपली इसको फिर से हम पढ़ेंगे। पहले इसको ओवरव्यू समझ जाओ कि क्या चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग को कैसे रिसोर्स मानते हैं। ठीक है, यही चैप्टर में पीपल आर रिसोर्स में तो एक ओवरव्यू टाइप दे रहा हूँ, बुक में क्या क्या दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं डिटेल में फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है क्वालिटी ऑफ पीपुल। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी इससे पता लगता है। ठीक है, 1 मिनट फोन आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वालिटी ऑफ पीपुल जो है ये 2 चीज पे डिपेंड करता है। एक होता है एजुकेशन, एक होता है हेल्थ। मैंने पहले ही बोला था जब एजुकेशन हेल्थ के बारे में हम तो इसको विस्तार से
पढ़ेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ, देखो एक आदमी अगर अच्छा पढ़ लिख जाता है, ठीक है, और उसका हेल्थ भी अच्छा है, तभी वो प्रोडक्टिव काम कर सकता है। मान लो एक आदमी अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन हमेशा बीमार रहता है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो ऑफिस में जाके काम ही नहीं करेगा, सोएगा, तो फिर वो प्रोडक्टिव काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्वालिटी ऑफ पीपल में दो चीजें डिपेंड करता है, एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा जो है ये अच्छा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके ये एमए बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, बीटेक किया, सब कुछ किया, ठीक है, और अच्छा नौकरी भी किया। दूसरा बच्चा है, सोचा 10th के बाद ये जो है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, हमें अलजेब्रा, कुछ जिंदगी में कुछ काम ही नहीं करना है इसका, तो वो क्या करता है, पढ़ाई बंद कर देता है। ठीक है, तो इसका जो है वहीं पे लाइफ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बच्चा जो है इसका ये देश का इनकम में इसका भागीदारी होगा। ठीक है, ये जितना, जैसे हमें पता है जो भी नौकरी करता है, कुछ भी करता है, टैक्स देते ही नहीं देते सरकार को, जितना ज्यादा इनकम करेंगे उतना टैक्स देंगे, तो इसमें क्या होता है, देश का भला होता है। ठीक है, कंट्री का भला होता है। तो इसलिए जो है कंट्री चाहता है, कोई भी देश चाहता है कि उसके देश के लोग जो हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था, जब देश के लोग सारे जो हैं वो है तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स, वो रिसोर्स है उस कंट्री के लिए, लेकिन उनको अगर हम अच्छा एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करते हैं तो उनको हम ह्यूमन कैपिटल में बदल सकते हैं, वेल्थ में बदल सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो है अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ की जरूरत होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एजुकेशन के लिए हमारे सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स लिया है, क्या क्या प्रोवाइड किया है, क्या क्या चीज स्टेप्स लिया है एजुकेशन को सुधारने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। ठीक है, तो 3 मार्क का क्वेश्चन तो कोई 3 पॉइंट लिखना, 5 मार्क का क्वेश्चन तो 5 पॉइंट लिख लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गवर्नमेंट ने, जो भी 6 साल से 14 साल के बच्चा जो भी है, तो वो उसके लिए जो एजुकेशन कंपलसरी कर दिया, सबको पढ़ना जरूरी है, इसको कहा गया सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। ठीक है, उसके बाद मिड डे मील स्कीम शुरू किया। मिड डे मील स्कीम पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, बच्चों को लंच मिलता है फ्री में। ठीक है, अभी तुम्हारे स्कूल में तो नहीं मिलता होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो गांव गांव में देखना, वहां पे मिल सिस्टम है, मिड डे मील स्कीम कहते हैं उसको। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम क्या है, जिससे क्या है बच्चों का स्कूल में अटेंडेंस बढ़ेगा और साथ में उनको उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको अच्छा डाइट मिलेगा। ठीक है, स्वस्थ रहेंगे और उनका अटेंडेंस स्कूल में भी बढ़ेगा, तो कम से कम खाना के बहाने तो स्कूल आएंगे बच्चे। ठीक है, उसके बाद इन 11th प्लान, देखो ये प्लान क्या है, गवर्नमेंट अपना सोसाइटी को, अपना देश को इंप्रूव करने के लिए कई सारे प्लान्स लेके आए इंडिपेंडेंस के बाद। जो 11th प्लान था फोकस्ड ऑन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में ज्यादा फोकस किया। हायर एजुकेशन का मतलब जो 18 साल से 23 साल के बच्चे, वो लोग जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोला गया। ठीक है, और कुछ नए कोर्सेज भी ऐड किए गए, न्यू कोर्सेज वेर एडेड, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, ये सब कोर्स, नए नए कोर्स को ऐड किया गया यूनिवर्सिटी सिलेबस में। ठीक है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या खोला गया, नवोदय विद्यालय खोला गया। नवोदय विद्यालय जैसे यहाँ पे कोरापुट में भी है, जेल भी है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय जो लांडीगुड़ा में है। ठीक है, नवोदय विद्यालय खोला गया, और लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए अलग से उनका लिए स्कूल्स खोले गए। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ यहाँ पे लड़कियां पढ़ेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे स्कूल्स भी खोले गए। और गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर, जो बजट से जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा करेगा एजुकेशन पे, उसको भी बढ़ाया है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 1951 से 52 के बीच में अपना टोटल बजट से गवर्नमेंट 0.64% ही एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे करता था, लेकिन अभी जो है 2013 से 2014 जो डाटा दिया बुक में, उसमें 3.3% एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है, मतलब काफी बढ़ोतरी हुआ है एजुकेशन पे। अभी सरकार को अभी पता लगा कि एजुकेशन पे अगर ज्यादा खर्चा करेगा तो क्या होगा, हम ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है एफर्ट्स लिया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं लिटरेसी रेट क्या होता है, एक मिनट मिटा दो इसको। ठीक है, उसके बाद आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग
पढ़ लिख लेते हैं, एटलीस्ट पढ़ लिख लेते हैं। ठीक है, देखो ये भी हमारा बढ़ा है। 1951 में जहां हमारा देश का लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था, मतलब 18% लोग ही पढ़ लिख लेते थे चाहे कोई भी भाषा में। ठीक है, और 2011 में ये बढ़ के 74% हो गया। इसमें क्या पता लगता है कि हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है। उसके बाद देखो और डाटा क्या दिया है, जो मेल्स हैं, ठीक है, जो लड़के हैं उन वो ज्यादा लिटरेट हैं किससे, फीमेल से, मतलब फीमेल्स को मौका नहीं मिला होगा पढ़ने के लिए, इसलिए मेल्स हैव 16.6% हायर देन फीमेल्स, ये भी दिया है। और जो अर्बन, जो शहर में लोग हैं वो गांव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्योंकि शहर में उनको फैसिलिटी मिलता होगा। ठीक है, तो अर्बन एरियाज हैव 16.1 हायर लिटरेसी रेट देन रूरल एरियाज। देखो ये डाटा जो है चेंज होते रहेगा, जो भी लेटेस्ट बुक में लिखा है वही डाटा तुम्हें लिखना होगा। ठीक है, तो अर्बन एरियाज का मतलब जो शहरी लोग, शहर वाले एरिया में ज्यादा लोग 16.1% लोग गांव से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये डाटा दिया है बुक में। अच्छा, स्टेट वाइज भी हमारा लिटरेसी रेट अलग होता है। ठीक है, जैसे केरला, केरला का है 93 पॉइंट, तुम्हारा कितना दिया है 9%। ठीक है, ये केरला का लिटरेसी रेट दिया है। और बिहार का है 63%। ठीक है, इसका मतलब केरला के लोग ज्यादा लिटरेट हैं। ठीक है, स्टेट वाइज भी हमारा लिटरेसी रेट अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा पता लगता है कि केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, अच्छा है, लेकिन आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो बुक में शायद नहीं दिया होगा, त्रिपुरा एक नंबर पर आता है। ठीक है, जहां लिटरेसी रेट 94.1% है। ठीक है, तो त्रिपुरा है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में पहले के केरला था, तो केरला को सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाला स्टेट काउंट किया जाता था। ठीक है, ये देख लेना बुक में है या नहीं है त्रिपुरा के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से तो आज की डेट में त्रिपुरा है। ठीक है, चलो छोड़ो, खैर छोड़ो, हमें स्टेट वाइज भी लिटरेसी रेट फर्क होता है, मेल फीमेल्स में के हिसाब से लिटरेसी रेट में फर्क है, और अर्बन एरियाज रूरल एरियाज के हिसाब से भी लिटरेसी रेट में फर्क है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं हेल्थ की। ठीक है, एजुकेशन तो समझ में आ गया, अब हेल्थ जो है, हेल्थ कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लो दो आदमी हैं, ठीक है, एक है तुम्हारा ए, एक दूसरा है बी। ठीक है, ये हमेशा जो है स्वस्थ रहता है, खेलता कूदता रहता है, और ये जो है हमेशा बीमार रहता है। ठीक है, हमेशा बीमार टाइप रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, मान लो ये आदमी जो है इसका प्रोडक्टिविटी इस बीमार आदमी से ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो आधा दिन हॉस्पिटल में पड़े रहेगा, नौकरी में भी आएगा तो वो काम को ज्यादा खास कर नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है गवर्नमेंट हेल्थ पे भी ज्यादा इंपोर्टेंस देती है। ठीक है, तो हेल्थ देखो, तो उसमें क्या है, हेल्थ में गवर्नमेंट ने क्या क्या, हेल्थ को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले, क्लिनिक खोले, और इवन रूरल एरियाज में भी खोला गया, और मेडिसिन वगैरह फ्री में दे रहे हैं। अभी तुम कोरापुट हॉस्पिटल में चले जाना, सब मेडिसिन सब चेकअप जो है फ्री है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पता है अगर ये हम इन पे इन्वेस्ट करेंगे, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा लोगों का, तो क्या होगा, वो एक रिसोर्सेस एक कैपिटल में बदलेगा। ठीक है, तो उसके बाद फ्री हेल्थ केयर चेकअप्स भी शुरू किया, कैंपेन शुरू किया गया है। ठीक है, जैसे घर घर घूम के पोलियो का ड्रॉप देते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी का कह के पोलियो ड्रॉप देते हैं बच्चों को फ्री में। ठीक है, इस तरह से कैंपेन शुरू किया गया, फ्री चेकअप होता है। ठीक है, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोला गया, अभी देखो हमारे कोरापुट में भी मेडिकल कॉलेज खुल गया। ठीक है, तो ये सब चीज जो है गवर्नमेंट कर रही है, क्यों क्यों चाहती है कि लोगों का हेल्थ अच्छा बना रहे। ठीक है, जितना अच्छा लोगों का हेल्थ रहेगा उतना अच्छा वो एजुकेशन मिलेगा, तो वो देश के लिए ही फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे जो है वो है अनएम्प्लॉयड। ये अनएम्प्लॉयड होता क्या है, अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो क्या हमारे घर में हमारी मम्मियां जो हैं हाउसवाइफ हैं, वो काम करती हैं, वो घर में काम करती है, बाहर काम नहीं करती, तो क्या वो बेरोजगार है? नहीं, वो बेरोजगार नहीं है, क्योंकि वो बाहर काम करना नहीं चाहती। तो कौन लोग बेरोजगार होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, पीपुल हु आर विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस, मतलब उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको नौकरी करना चाहते हैं, एंड स्टिल कैन नॉट फाइंड जॉब्स, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड।
ठीक है, ये लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं, बेरोजगार के शिकार होते हैं। मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, कितना 15 से लेके 59 ईयर्स के बीच में जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, उनको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी 3 तरह के होती है। ठीक है, जैसे ये हो गया सीजनल, ठीक है, दूसरा हो गया डिसगाइज्ड, और तीसरा हो गया एजुकेटेड। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या चीज है। पहला समझते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। पहला चीज है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये तुमको रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा, गांव में, जहां पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो फार्मिंग का एक सीजन होता है। ठीक है, जैसे कुछ फार्मर्स हैं वो क्या सीजन में तो फार्मिंग करेंगे, लेकिन जब सीजन नहीं होगा तो उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं सीजनल। जैसे मान लो साल में 2 या 3 महीने उनके पास कोई काम ही नहीं पता, ऐसा बारिश का सीजन आ गया, बहुत तेज बारिश हो रही है, 2 महीना बारिश, कंटिन्यूस बारिश, तो 2 महीने वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड। वो कुछ साल में 1 या 2 महीने या 2 या 3 महीने तक वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड। अब देखते हैं हम डिसगाइज्ड क्या होता है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो डिसगाइज्ड नाम से पता लगता है, ये दिखता तो है जैसे एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो रियल मायने में वो एम्प्लॉयड नहीं है। देखो एग्जांपल है, मान लो एक जमीन है, ठीक है, जिस जमीन पे 4 लोग काम कर सकते हैं, उस जमीन पे अगर यहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जहां पे 4 लोग कर सकते हैं 7 लोग कर रहे हैं, ये 3 लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये 4 लोगों का तनख्वाह जो है ये 7 में बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो अपियर हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट है लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। अब जो देखते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं। ठीक है, ये तुमको रूरल एरियाज में नहीं, ये तुमको अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं लगती। ठीक है, पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके पास कोई जॉब नहीं होता, उसको हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, चलो अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ इफेक्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, हमारे सोसाइटी पे, हमारे समाज पे, और जो इंडिविजुअल खुद पे, उनपे क्या असर पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। पहला चीज तो है कि मैन पावर का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। ठीक है, देखो अभी हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम उन पॉपुलेशन को आज ए रिसोर्स उसको ह्यूमन कैपिटल में बदलेंगे तो हमारा देश बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, पीपुल आर एन एसेट, मतलब जिनको हम एक एसेट बना सकते हैं। ठीक है, मजबूरी में क्या होता है, वो हमारे कंट्री के लिए लायबिलिटी बन जाता है। लायबिलिटी का मतलब हमारे देश के ऊपर उल्टा बोझ बन जाता है। पढ़ लिख लिया है लेकिन फिर भी उसके पास नौकरी नहीं है तो क्या करेगा, देश पे बोझ बन जाएगा। उसके बाद राइज इन फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डिस्पेयर अमंग द यूथ, जिनको पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो इससे क्या होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो यंग लोग हैं, यंग बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, यूथ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको होपलेसनेस फील होता है। ठीक है, तो उनको खराब लगता है। और जो अनएम्प्लॉयड होता है वो क्या करेंगे, वो किसी न किसी के वर्किंग पॉपुलेशन का ऊपर तो डिपेंड होंगे ही। मान लो एक घर में कमाने वाला 1 आदमी और खाने वाला 5 आदमी, तो ये जो 5 आदमी है वो क्या, वो 1 आदमी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है डिपेंड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन। इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए वो स्लो पड़ जाता है। ठीक है, अगर एक घर में 6 लोग हैं तो कमाने वाले अगर 4 लोग होंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगा, लेकिन इकोनॉमी क्या होता है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी स्लोस डाउन, स्लो हो जाता है, और उनका लाइफ जो है, ठीक है, उनका लाइफ भी खराब हो जाता है। ठीक है, एक आदमी का इनकम में कितने लोग जिएंगे, ठीक है, तो उनका लाइफ भी खराब होते जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है,
क्राइम इंक्रीज होता है। देखो जब लोगों के पास कोई काम धाम है ही नहीं तो क्या करेंगे वो लोग, वो क्राइम में घुसेंगे, ठीक है। और क्राइम बढ़ते जाएगा देश में, चोरी चपाटे करेंगे, चोरी डकैती वगैरह शुरू कर देंगे क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, ये लोग जैसे लोग जो आंदोलन वगैरह होता है, स्ट्राइक होता है, उसमें 100 रुपया 200 रुपया लेके वो लोग वहां पे हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा है ही नहीं, ठीक है। दे आर फोर्स टू डू वर्क व्हिच दे डू नॉट लाइक एज दे डोंट हैव ए चॉइस। जैसे मान लो कोई आदमी पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, लेकिन उसके लिए कोई नौकरी है ही नहीं, तो क्या करता है वो चपरासी का फॉर्म भी भर देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वो अपने हिसाब से, जितने वो पढ़े लिखे हैं उनके हिसाब से उनको नौकरियां नहीं मिलती है तो वो दूसरे काम को भी करने पे मजबूर हो जाते हैं जो उस क्वालिफिकेशन के लिए नहीं बनाया जो काम, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में खास कुछ ज्यादा नहीं है, जो भी है मैं इसको शॉर्ट में बता दिया हूँ, ठीक है। एक बार चैप्टर को पढ़ो, इसको हम अपने लाइव क्लास में तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इतने कुछ मार्क्स बेसिस में इसमें 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो पॉइंट्स मैंने बता दिया सारा, ठीक है बच्चों। ओके, बाय, टेक केयर। देखो बच्चों अभी कोरोना जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, कहाँ पे, हमारे शहर कोरापुट में, ठीक है। आप लोग जितना हो सके घर में रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। वीडियो देखते रहो, थोड़ा टीवी देखो, वीडियो देखो और एक्सरसाइज वगैरह घर में करते रहना, ठीक है। और बाहर बिल्कुल ही मत निकलना, ठीक है। अभी कुछ दिन हमें और सजग होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, हमें कुछ दिन और घर पे ही रहना होगा, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ। और जो भी डाउट होता है आप मुझे फोन पे पूछ लिया करो या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।